चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th क्लास का सेकंड चैप्टर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके बोर्ड के हिसाब से मार्क्स भी ज़्यादा है। ठीक है, इसमें से एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा, ध्यान रखना। वो भी मोस्टली नॉस्ट इक्वेशंस या फिर उसके केसी, कोलरॉस लॉ या फिर उसके डेल जी के ऊपर। और अगर छोटा न्यूमेरिकल बनेगा 2 नंबर में तो मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी भी बनता है, तो ये ध्यान रखें। ठीक है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में अपने पास इसमें सेल है ना, फिर इधर से कंडक्टिविटी सेल, गैल्वेनिक सेल और बैटरीज के ऊपर लेड स्टोरेज बैटरी, उस पर क्वेश्चन पक्का आता है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का पूछते हैं, फ्यूल सेल है ना, तो इनके ऊपर क्वेश्चन है। ये 4-5 टॉपिक मैंने इनको अपन अच्छे से करना है। और फिर एसएचई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ इसका ये सिलेबस देख लेते हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस, स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएंस ऑफ कंडक्टिविटी विद द कंसंट्रेशन, कोलरॉस लॉ, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल, लेड accumulators, EMF of the cell, stator electrode potential, Nernst equations and its applications, chemical cell and fuel cell corrosion, ये सारे इसमें टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। सेल मींस सिंपल सा अगर मैं बताऊं, ऐसी डिवाइस जो कि करंट जनरेट करती हो, उसे हम सेल कहते हैं। और सेल जो टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स हो सकते हैं। एक जो से केमिकल से करंट, और एक होता है इसका रिवर्स, करंट से केमिकल, वो रिवर्सिबल सेल कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 2 सेल है, एक तो एक बार यूज एंड थ्रो वाला, एक वो। तो जो यूज एंड थ्रो से प्राइमरी सेल कहते हैं, और जो रिवर्सिबल है वो सेकेंडरी सेल। जैसे मोबाइल की बैटरी, ये सेकेंडरी सेल में आता है, और पेंसिल सेल जो घड़ी के अंदर डालते हैं वो प्राइमरी सेल के अंदर आता है। ठीक, चलो देखते हैं। Cell is a system or arrangement in which 2 electrodes are fitted in the same electrolyte, इसी सॉल्यूशन में फिट कर रहे हैं अपन, और in 2 different electrolytes which are joined by the salt bridge, दोनों जुड़े रहते हैं salt bridge से। Cell are of 2 types, electrolytic cell और galvanic cell, यानी voltaic cell। इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल, 2 तरह से सेल है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सेल इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस इन विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइटिक। यानी कि मैंने बताया ना, इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल अगर बना रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक, और केमिकल से अगर इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल, ऐसा याद रखना। ठीक, in this type of cell the substance undergoes electrolysis or passing electrical current from an external source and oxidation reduction, यानी that is called redox। सेल के अंदर दोनों ही काम होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, which produce chemical energy। For example, when electrical current is passed through the molten sodium chloride, sodium is liberated at cathode और chlorine liberated at एनोड। ये कैथोड पर और ये एनोड पर। हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, सी से सी और ए से ए, याद रखना। यानी Cl माइनस के फॉर्म में गया तो ये एनोड पर, और Na प्लस के फॉर्म में गया तो कैथोड पर। सी से सी, कैथोड पर कैटायन, एनोड पर एनायन। कब? जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सच एज ए, कौन से हो सकते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक, एंड द मैन्युफैक्चरिंग many important chemical compounds such as NaOH, Cl2, F2. This process is used for plating of the gold and silver on another metal, is called the electroplating। जैसे तुम देखते हैं अभी, जैसे कि पेन भी देखोगे आप, तो इस पर सिल्वर की प्लेटिंग की हुई है। ये सारे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही हो रखी है। बहुत सारे
ऐसे होता है जैसे गोल्ड की प्लेटिंग अपन लाते हैं सिल्वर पे, स्टील या पीतल पर गोल्ड की प्लेटिंग, सिल्वर की प्लेटिंग, वो सारी इलेक्ट्रिसिटी से होती है। ऐसे नहीं कोई गोल्ड का ब्रश लेके ऐसे करेगा, ऐसा नहीं होता उसमें, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा ही सारी होती है। जितने भी आर्टिकल्स आते हैं ये आर्टिफिशियल है ना, वो सब इसी तरह से कंप्लीट होते हैं। चलिए सेल की बात करें, गैल्वेनिक सेल, हमें केवल डेफिनेशन याद रखनी है, द सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। ये कौन सी डिवाइस होगी? इलेक्ट्रोकेमिकल। ऊपर वाली कौन सी थी? इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस व्हिच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल। जैसे हमारा मोबाइल, अभी मोबाइल अगर यूज आ रहा है, हम बात कर रहे हैं तो चार्ज से हटा रखा है, इसका मतलब बैटरी काम आ रही है। बैटरी काम आ रहा है, इसका मतलब कौन सा सेल हो गया? इलेक्ट्रोकेमिकल। केमिकल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं और हमारा मोबाइल चल रहा है, तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल। इसमें क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, बोर्ड में एक गए साल पूछा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डेफिनेशन पूछी थी, और कभी पूछी थी इलेक्ट्रोकेमिकल की। एक नंबर में क्वेश्चन आता है। बात छोटी सी है, समझ में आ जाए तो हम लिख पाएंगे, नहीं तो रट नहीं सकते इसको, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल into electrical energy is called the galvanic cell या voltaic cell. Example of dry cell, battery, Daniell cell, ये सारे इसके एग्जांपल है। The main example of galvanic cell, galvanic साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने मिलकर के Daniell cell which is the madam of I.F. Daniell, ये उनके नाम से ही है। It is simple galvanic cell which is a zinc metal। अब मैं यहाँ पर ये जो सेल है इसके बारे में बता देता हूँ आपको, जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहां देखो, ये हमने सॉल्यूशन लिया जिंक सल्फेट का, इधर सॉल्यूशन लिया अपन ने कॉपर सल्फेट का। अब यहां पर हमने इसी के अंदर जिंक की रोड ऐड कर रखी है, यहां पर कॉपर की रोड ऐड कर रखी है, जिसका सेल बनाएंगे, जिसका इलेक्ट्रोड लेंगे, उसी का सॉल्यूशन बनाना है। तो जिंक में जिंक सल्फेट का, कॉपर में कॉपर सल्फेट का, ये दोनों जुड़े हुए हैं सॉल्ट ब्रिज से। अब यहां पर इसको याद रखने के लिए, ये हमारे जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा ये ऐसा कर रहूंगा, ये मेरा राइट हैंड साइड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, तो आप भी ये मानना है ये जो कॉपर वाला रखा हुआ है वो राइट में रखा हुआ है, ये रखा हुआ है लेफ्ट में, ऐसे इसको एज्यूम करना है। ये जिंक है, ये कॉपर है, तो ये है एनोड माइनस में और वो कैथोड प्लस में, क्योंकि ये सेल जनरेट कर रहा है। तो इधर वाले की सारी चीजें याद रखने के लिए क्या करना है अपने को, एक टर्म है अलोन, ALON। ए का मतलब एनोड, एल का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और ओ का मतलब ऑक्सीडेशन और एन का मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो ये नेगेटिव है, यहां ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होगी, और ये लेफ्ट हैंड साइड में है और एनोड, और इधर इसके सारे अपोजिट हो जाएंगे। अपोजिट क्या बनेंगे? कैथोड रिडक्शन रिएक्शंस और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और राइट हैंड साइड, चार बातें इसी की अपोजिट इधर हो जाएगी, ये हमें याद रखना। एमपी बोर्ड में तो पिछले साल या उससे पिछले साल में 4 नंबर में केवल ये डायग्राम पूछा था और इसकी रिएक्शन पूछी थी, और राजस्थान बोर्ड में भी पूछा था 2 नंबर में, सीबीएसई में तो इसकी केवल इक्वेशन पूछते हैं, या फिर पूछेंगे इस पे जब इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लगा देंगे तब। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? न्यूट्रलिटी को बैलेंस करता है, और सॉल्ट ब्रिज बना होता है KNO3 या अमोनियम के पोटेशियम नाइट्रेट से, ठीक है। इसमें भर जाए, अगर के सॉल्यूशन बनाकर भी यू शेप की ट्यूब में भर देते हैं और इसको यहां लगा देते हैं, जो कि सॉल्ट ब्रिज, ये जब भी आयन कम पड़ेंगे तो इसको ये मेंटेन करता है। देखो अब यहां पर कंडीशंस है, क्या कंडीशंस है? ये जो सेल है वो जो करंट जनरेट करता है वो करता है 1.1 वोल्ट का, कितना करता है? 1.1 वोल्ट का। अगर हम यहाँ पर यहाँ बीच में कंडीशन इंप्लीमेंट करके और अगर इसको करंट ज्यादा देते हैं, जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी सपोज 1.1 वोल्ट का करंट जनरेट करती है और हमने जो चार्ज लगाया वो उससे भी कम है इलेक्ट्रिसिटी, या उसके बराबर हो सकती है या उससे ज्यादा हो सकती है। 3 कंडीशन, उसके बराबर, उससे कम और उससे ज्यादा। जब ज्यादा होगी तो पूरी रिएक्शन अपोजिट हो जाएगी, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन, तो अपोजिट हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीडेशन होने लग जाएगा रिडक्शन।
तो ये कॉपर यहाँ डिपॉजिट होने लग जाएगा और ये जिंक डिसॉल्व होने लग जाएगा, कॉपर डिसॉल्व और ये डिपॉजिट होने लग जाएगा। तो यहाँ देखो कंडीशंस, अगर हमने ये एक्सटर्नल इससे 1.1 से कम लगाया एक्सटर्नल करने चार्जिंग, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो जिंक रोड टू कॉपर रोड, तो जिंक रोड से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहां जा रहे हैं, कॉपर रोड पर। तो इलेक्ट्रॉन का जिधर फ्लो होता है उसके अपोजिट करंट का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है और करंट का फ्लो उधर है, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो बता रखा है। ये कब होगा, जब 1.1 से कम लगाएंगे, ठीक। एंड जिंक डिसॉल्व एट एनोड, जिंक क्या हो रहा है, डिसॉल्व, और कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड, कॉपर यहां से निकल करके इस पे डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन हो गई जब ये और दोनों बराबर हो जाएंगे तो करंट का फ्लो भी नहीं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी नहीं। और जब इससे ज्यादा लगा दिया अपन ने 1.1 वोल्ट से, तो ये रिएक्शन अपोजिट हो जाएगी, क्या हो जाएगा, करंट का फ्लो कॉपर से जिंक हो जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉपर से जिंक हो जाएगा, करंट का फ्लो अपोजिट चल जाएगा, जिंक से कॉपर हो जाएगा। ये बात हमें याद रखनी है, ये बेसिक चीज है इस चैप्टर की, ठीक। अब यहां देखो, द रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड एट शोइंग फॉलोइंग इक्वेशन, लेफ्ट इलेक्ट्रोड पर, लेफ्ट का मतलब अपन ने क्या देखा अभी, जिंक में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, जिंक लूज 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। राइट हैंड साइड में कॉपर गेन 2 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शंस। और दोनों को अगर जोड़ देंगे तो Cu, ये देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कर दो, दोनों को ऐड कर दो, Zn प्लस Cu प्लस गिव्स Zn2 प्लस और Cu। ये सेल और ये इक्वेशन हमें याद रखनी है पक्का इससे, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉन इन व्हिच द ऑक्सीडेशन अकर्स, जहां ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड इन व्हिच द रिडक्शन इज अकर्स, इसको कैथोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। डेनियल सेल के अंदर कॉपर इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज ए कैथोड और जिंक एज ए एनोड, ये डेनियल सेल के अंदर होता है। फिर सॉल्ट ब्रिज का क्या नाम है, द intermediate medium keeps the internal continuity of the two half reactions take place in two different half cell is called the salt bridge, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गैल्वेनिक सेल, इसका रिप्रेजेंटेशन सेल रिप्रेजेंटेशन कहने पर, तो सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, E सेल इज इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट। अब जैसे देखो यहां पर सेल रिएक्शंस, ये पूरी सेल रिएक्शंस हो गई और ये हाफ सेल देखिए कैथोड का, ये अपने को नई रिएक्शन दी है ना। तो रिप्रेजेंटेशन क्या है, a galvanic cell generally represent a putting a vertical line between metal and electrode solution and putting double vertical line between the two electrolytes concentrated by a salt bridge, तो उसको सॉल्ट ब्रिज की तरह दिखाते हैं। अब ये जैसे एक एग्जांपल दिया अपने को, पहले जिंक वाला था, यहाँ पर कॉपर प्लस सिल्वर का है, तो ये एग्जांपल इसकी हाफ इक्वेशन की हो गई, ऑक्सीडेशन इस पे हो रहा है। देन इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे, जो लेफ्ट में है उसे लेफ्ट में लिख लेंगे और जो राइट में उसे राइट, तो ये लेफ्ट में है कॉपर Cu2 प्लस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, Ag गेन इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू Ag रिडक्शन। तो अगर हम देखें उस सेल में, तो यहां Cu हो गया और यहां Ag हो गई, ठीक है, और यहां वाले में जिंक और कॉपर है। चलो आगे, तो इस तरह से राइट माइनस लेफ्ट करेंगे अपन। फिर है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो वो तो हो गई सेल की बात। अब यहां मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी किसी भी सेल का अगर पोटेंशियल मेजर करना है या फिर किसी मेटल का अगर मेजर करना है, तो उसके लिए हमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है यहाँ पर, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे अपन कह रहे हैं SHE। तो यहां देखो SHE ये है, बहुत से बार एग्जाम में एक नंबर में इसका डायग्राम पूछते हैं, ये ध्यान रखना पक्का। तो ये SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसमें होता क्या बता देता हूं, ये प्लेटिनम वायर है और ये प्लेटिनम की प्लेट लगी हुई है, और इसमें जो गैस पास कर रहे पर हाइड्रोजन गैस, उसका प्रेशर है 1 बार, और इस सेल का टेम्परेचर है 298 केल्विन, और जहां पर इसमें HCl भरा हुआ है और वो है 1
MHCl। ठीक है, अब जरा देख लो इसको क्या लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन a metal and solution containing its own ions in equilibrium is called electrode potential of the metal or electrode। इस मेटल का पोटेंशियल निकालिए, इलेक्ट्रॉन लूजिंग गेनिंग टेंडेंसी कैसी है वो। ठीक है, अब यहाँ देखो the cell potential difference between the standard hydrogen half cell and the half cell is the question is called standard electrode potential provided the cell dissolves species at the unit molarity। इसकी मोलारिटी कितनी है? 1 है, और इसका जो सेल पोटेंशियल वो है 0, क्योंकि यहाँ हमने लिया प्लेटिनम वायर। फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम कोटेड द प्लेटिनम फॉइल। प्लेटिनम का पोटेंशियल 0 था, रीजन क्योंकि प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव किसी के साथ रिएक्शंस नहीं करती है। ये याद रखना, इस क्वेश्चन पूछा हुआ है प्लेटिनम ही क्यों लेते हैं, क्योंकि प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव है। चलिए ठीक, अब इसका मान लो सेल पोटेंशियल निकालेंगे, E कैथोड माइनस E एनोड। जहां तक भी रखना है इसको, इसका टेंपरेचर चाहिए अपने को 25 डिग्री सी। ठीक, और यहां पर इसकी रिएक्शन है, देखो E सेल इज इक्वल टू E रिडक्शन कैथोड माइनस E एनोड। अब ये देखो बिकॉज़ वेरी every voltage cell involved two half cell, it is not possible to measure the standard reduction potential of a reaction directly if the assign standard reduction potential to certain reference half reactions। However, we can then determine the standard reduction potential of other half reactions relative to that reference। ठीक है, अब यहाँ रिएक्शन लिखी हुई है H plus और 2 इलेक्ट्रॉन get to this electrode designed to produce half cell reaction is the standard hydrogen electrode SHE। ठीक है, चलो इसको जिंक के साथ अगर फिट करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। इसी को इसका रेडिएशन पोटेंशियल निकालना है माइनस 0.76 वोल्ट, और इसका रेडिएशन पोटेंशियल जिंक का आ गया। इस तरह से कॉपर का निकालेंगे अपन, तो कॉपर का भी निकाल सकते हैं, किसी भी सेल का इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका तो 0 है और जो भी पोटेंशियल आएगा वो सामने वाले इलेक्ट्रोड का आएगा। तो इस तरह से अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसकी हेल्प से हम डिफरेंट टाइप के सेल्स की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन। देखो अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखते हैं फ्लोरीन जो है, तो नॉर्मली फ्लोरीन के नेचर से अवेयर है। फ्लोरीन करता क्या है? इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी है, कभी लूज नहीं करता है। इसका मतलब हाईएस्ट वैल्यू आ रही है 2.87, और वो भी किसकी है? फ्लोरीन की। और इसी में हाइड्रोजन का अगर देख रहे हैं, इसका पोटेंशियल कितना आ रहा है? 0। और सबसे जो नीचे लिखा हुआ है लिथियम, इलेक्ट्रॉन गेन और माइनस इलेक्ट्रॉन लूज, इसको दिखाएगा यानी फॉर्म में -3.05, ये वैल्यू याद रखनी है। अब यहाँ अगर हम देखें इसमें, तो ये लिखा हुआ है इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट, और इधर लिखा हुआ है इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऊपर जाते वक्त ऑक्सीडाइजिंग बढ़ रहा है, नीचे जाते वक्त रिडक्शन बढ़ रहा है। और ऑक्सीडेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज, और रिडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन। तो एजेंट की बात कर रहा है, तो सामने वाले का कर देगा ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इसका मतलब बात कर रहे हैं रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट की, तो हाईएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? लिथियम, रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से। और हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया? फ्लोरीन। ऐसा याद रखना आपने को, ठीक है। अभी अपन लिख नहीं रहे, जो है मैं उसको रीड करके बता रहा हूँ। तो 1 घंटे में चैप्टर को कवर करना है, थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। अगर अपन लिखेंगे तो ये चैप्टर कम से कम 6 पीरियड में पूरा होता है। 6 पीरियड तो लगते ही लगते हैं इसके, 1-1 घंटे की तरह देखा जाए तो। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें F2 जो मैंने समझाया वही लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है
नॉस्ट इक्वेशंस। ठीक, जो इस चैप्टर का मेन पार्ट है जिसपे 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है, न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, एमपी बोर्ड में 4 नंबर का आता है और बाकी सीबीएसई और इनमें अलग अलग मार्किंग स्कीम के हिसाब से आरबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड में वैसे। यहाँ देखो नॉस्ट इक्वेशन क्या है, किसी सेल के लिए इक्वेशंस कैलकुलेट करनी। जैसे अपन ने अभी देखा डेनियल सेल, उसके लिए भी नॉस्ट इक्वेशन लिखनी पड़ सकती है। जिंक कॉपर सिल्वर और कॉपर वाला था, उसके लिए भी लिखनी पड़ सकती है, इस तरह से। तो देखो जरा, इलेक्ट्रोलाइट पोटेंशियल at any concentration measured by the Nernst equations. ठीक, then for this purpose the electron reactions is written as a reduction in general। जैसे देखो Mn, इसको किसके फॉर्म में लिखते हैं, पर ये याद रखना रिडक्शन सेल के फॉर्म में। हाँ, तो रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कन्वर्टेड बाय, जैसे जिंक गेन टू इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू Zn, तो ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है इसके साथ, रिडक्शन। नॉस्ट इक्वेशन जो अप्लाइड है वो है E = E0 minus RT RT upon Nm natural log m by concentration of m और m की पावर n प्लस। अब यहाँ पर जो E है वो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल अंडर द गिवन कंसंट्रेशन Mn प्लस In एट टेम्परेचर T। क्या टेम्परेचर, E0 जो ऊपर नॉट लगा हुआ है वो है स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। R क्या है यहाँ पर, गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन, और F यहाँ पर है 1 फेरेडाइट, ये जो F लिखा हुआ है, और N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्विंग इन द इलेक्ट्रॉन रिएक्शंस, जो रिएक्शंस है उसमें इन्वॉल्व होने वाला। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड M इज टेकन यूनिटी, तो ये जो M लिखा हुआ है इसी कंसंट्रेशन 1 है। क्यों, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पर इसमें कन्वर्ट हो ना, तो सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। तो इसके हिसाब से अगर इसको देखेंगे तो ये ऊपर 1 रख देंगे अपन, और ये जो नेचुरल लॉग है इसको अपन कन्वर्ट करेंगे लॉग 10 बेस में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 RT NF log 1/mn। तो ये एक्चुअल हो गई नॉस्ट इक्वेशन हाफ सेल के लिए, आधे सेल के लिए ये हो गई। ठीक है, और यहाँ पर R की वैल्यू रखेंगे अपन 8.314 जूल केल्विन नंबर स्मॉल इनवर्स, ये याद रखना। और फैराडे की वैल्यू थी 96500 कूलम, और टेम्परेचर लेंगे अपन 290। ये तीनों स्टैंडर्ड कंडीशन है। ठीक है, चलो नॉस्ट इक्वेशन फॉर द EMF सेल, EMF ऑफ सेल, और हम देख रहे हैं डेनियल सेल के लिए। तो डेनियल सेल के लिखेंगे क्या हो जाएगा, कॉपर और जिंक रिडक्शन बाय पोटेंशियल। ये इसको कैलकुलेट करके फाइनल यहाँ देखो अपने को, तो मेन ये रिएक्शन याद रखनी, ये वाली, ये वाले E cell is equal to E0 cell minus 0.0591 divided by 2 log Zn2 plus और Cu2 plus। तो जिंक प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कैसे हुआ, यहाँ देखो ये प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन की Cu2 1 होगा, ये रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो मेन इक्वेशन जो है आपकी ये वाली निकल गया है, इसी पर न्यूमेरिकल आएगा, बात समझ में आएगा। ये इसमें n और इसमें R T सबकी वैल्यू पुट कर दिए पड़े। ठीक है, मेन फॉर्मूला बच्चों ये है, इसको आप याद रख लेना, इस पे आएगा न्यूमेरिकल। अब जैसे मान लो ये एक डमी एग्जांपल दिया है उन्होंने, टेकिंग जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज A plus B Q to C plus D, ये तो प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नॉस्ट इक्वेशंस, तो इसका इक्विलिब्रियम पे निकालेंगे, तो इक्विलिब्रियम में किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि न तो इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं न इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम हो गया ना, इक्विलिब्रियम पे इस तरह की कंडीशन आ जाएगी ऐसे, तो इक्विलिब्रियम पर 0 हो जाएगा। चले आगे तक, यहाँ देखो जैसे Zn Cu, ये इक्विलिब्रियम का साइन Zn2 plus Cu। अब यहाँ देखो इसमें ये जो सेल था वो हो गया आपका 0, क्योंकि इन दिस सिचुएशन द नॉस्ट इक्वेशन में बी रिटन, ऐसे लिखेंगे इसको, तो ये 0 हो गया। अब ये वैल्यू अपनी हो गई इधर 2.303 RT डिवाइड बाय 2F। 2 क्यों लिया, क्योंकि डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस कितना हो रहा है, 2 का। ठीक, तो यहाँ देखेंगे अपन E सेल, इसको अब क्या करें, इसको भेज दो इधर,
तो इधर भेजने पर ये माइनस भी प्लस में कन्वर्ट हो गया, ई नॉट सेल 2.303 आरटी log zn by Ce2 प्लस। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, जब इक्विलिब्रियम ले लिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, Kc, तो वी कैन राइट Zn plus Zn2 plus divided by concentration of zinc, concentration of copper divide is equal to Kc, ये लिख दिया अपने एट इक्विलिब्रियम। तो इसकी जगह कैसे लिख देंगे, देखो जरा यहाँ पर ये हो गया इसे 0.0591 डिवाइड बाय 2 log Kc। अब इस पूरे की वैल्यू इसे कितना, इसका 1.1 वोल्ट, तो वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो वैल्यू पुट कर देंगे इसकी वैल्यू फिक्स है 1.1 वोल्ट, तो ये 2 इधर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया डिवाइड बाय, तो ये फार्मूला मेन हो गया। और हम रेडियन सेल के निकाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू टोटल लेने पड़ेगा 37.288 और इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, ये लॉग अगर हटाएंगे तो इधर आएगा, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग, तो ये आ जाएगा Kc2 into 10⁻37 at 298 केल्विन। और इसका फॉर्मूला ये याद रखना, E नॉट से 2.303 RT Nm log Kc। ठीक है क्या, चले आगे अपन। मेन फॉर्मूला एक ये निकल के आया जिसको अपने को याद रखना है, जिसमें न्यूमेरिकल आएगा, फर्स्ट नॉन इक्वेशंस और सेकंड आपका Kc, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिब्स एनर्जी रिएक्शंस। तो इसी के लिए हम गिब्स फ्री एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जरा देखो डेफिनेशन, if you want to obtain maximum work from galvanic cell, then the charge has to be passed reversibly, then reversible work done by a galvanic cell is equal to decrease in its Gibbs energy, and therefore if the EMF of cell is E and Nf is the amount of charge passed and del Rg is Gibbs energy of the reactions, तो फॉर्मूला हो गया del G is equal to minus NFE, ये इसका गिब्स फॉर्मूला हो गया। ये अपने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी देखा था, तो वहां पर हमको पता चला था ना कि ये गिब्स फ्री एनर्जी del G की वैल्यू प्लस माइनस 0, माइनस मारा था तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, प्लस मारा था तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, ऐसे। तो इट मे बी remember that E naught cell intensity parameters but del G is extensive parameters। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव भी पढ़ा था अपन ने थर्मोडायनामिक्स में, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, the and the value depend on it on n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इसकी लिखते हैं वैल्यू इसकी 2, तो देखो जरा इसकी वैल्यू फॉर्मूला याद रखना है। अब इसको मान लो RT लिखते हैं अपन ऑन द लेटर, we calculate the equilibrium constant by equations minus RT नेचुरल log K, तो नेचुरल log हटाएंगे तो 2.303 RT, तो इसका एक फॉर्मूला हो गया del G minus 2.303 RT log K। क्लियर, चलिए ये इसमें न्यूमेरिकल दे रखा है, चलिए इसमें न्यूमेरिकल है जो ये कैलकुलेट करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है इसका। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन देखना, द ऑपरेशन ऑफ galvanic cell at one of the electrode oxidation take place and what is the name of this electrode and what is its polarity। ठीक है, राइट द नॉन इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड प्रोटेक्शन। मैंने पहले बताया था सिंगल के लिए फिर डबल के लिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको करना है, ये NiCl उसके निकालना है। चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना। अभी इस चैप्टर को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, पहले गैल्वेनिक सेल और नॉन इक्वेशन, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इक्वेशंस और लास्ट में बैटरीज। तो फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट, सेकंड चलते अपना इलेक्ट्रोलाइटिक, इसमें कंडक्टेंस कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस इसमें 4 डेफिनेशन आएगी, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, फिर कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। 4 तरह की होगी, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। 4 तरह की कंडक्टेंस में से एक पे डेफिनेशन पूछते ही पूछते हैं, पक्का पता है, ध्यान रखना हर साल एक न एक पूछते क्योंकि इसके पास 8 नंबर का चैप्टर है ये, 9 का
चलो आगे चलो। अब यहाँ देखो कंडक्टेंस, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी पास टू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज इनवर्स टू रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस का इनवर्स। तो दो डेफिनेशन हो गई यहाँ पर, ठीक है। द कंडक्टेंस इज इनवर्स टू ओम, इसकी यूनिट क्या है? ओम, ठीक। एज ए मो फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, साइज ऑफ आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशंस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इट्स विस्कोसिटी, टेंपरेचर, ठीक है, चारों पर डिपेंड कर सकता है। देन कंडक्टेंस ऑफ मेटल कंडक्टर्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेंपरेचर, whereas the conductance of electrolytic conductance increases with the increase of temperature, ठीक, टेम्परेचर के साथ। इसलिए इस पे रिलेशन में पूछते हैं, 1 मार्क्स में एमसीक्यू में पूछते हैं। देन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, सिंपल कॉल कंडक्टिविटी, Ohm's law valid for the electrolyte solution, so that resistance of electrolytes R is directly proportional to its length L and inversely proportional to its area of cross sections. R directly proportional to L or inversely proportional to A. तो we can write proportional हटाएंगे तो R is equal to rho L by A। तो rho यहाँ पर क्या है? देखो यहाँ पर L is the distance between two electrodes, A is the area of cross section of electrode, when rho is the constant, proportionality constant है, called specific resistance। तो वो क्या, ये resistance हो जाएगा, या जिसको कहते हैं resistivity। Its value depend upon the material of the conductors। Inverse of resistance is called the conductance। Observe conductivity, while inverse of specific resistance is called specific conductivity or conductivity, ठीक। देखो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? 1 by observed conductivity is equal to 1 by specific conductivity into L by A। Specific conductivity is equal to conductivity divided by L into A। तो इसको क्या लिख सकते हैं? और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और ये क्या है? सेल कांस्टेंट, रेशियो L by A क्या रहता है? सेल कांस्टेंट, known as a cell constant denoted by x। फिर ये देखो, अगर इसकी वैल्यू L बराबर 1 सेंटीमीटर हो जाए और A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किसके बराबर हो जाएगी? ऑब्जर्व कंडक्टिविटी के बराबर, क्योंकि जब दोनों ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। 1 हो जाए तो ये if the value of solution is V centimeter cube, वॉल्यूम कितना हो? Specific conductivity of such solution at this dilution V is written as the KV, K नहीं है, कप्पा है ये, कप्पा by V। फिर देखो रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या लिखी है? R into F by L। ओम सेंटीमीटर था, ये ओम सेंटीमीटर या फिर इसको ओम सेंटीमीटर से लिख सकते हैं। फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की 1 by ओम सेंटीमीटर, तो ऊपर जाएंगे तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इसको ओम इनवर्स को क्या लिखते हैं? सीमेन, एस का मतलब यहाँ पर सीमेन, सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट के ऊपर क्वेश्चन आता है एमपी बोर्ड में, पक्का एक क्वेश्चन आता है, या तो इससे आएगा या केमिकल काइनेटिक्स से। एक क्वेश्चन यूनिट का पक्का आता है बच्चों, हमें ये याद रखना है। भले दोनों में से किसी में से भी यूनिट पूछेगा तो एक यूनिट का क्वेश्चन बनाता है, हर साल बनता है। लास्ट ईयर पूछा था स्पेसिफिक कंडक्टेंस में। सेल कांस्टेंट निकालना है, R is equal to rho L by A, तो 1 by rho is equal to 1 by R L by A। तो कप्पा तो क्या हो जाएगा? 1 by R L by A, इसको लिखेंगे अपन सेल कांस्टेंट इस तरह से G, डिनोटेशन बाय G। The conductivity of solutions is measured in the cell known as a conductivity cell. Since in such a cell the electron may be exactly 1 centimeter apart or may not have an area of 1 centimeter square. Therefore, we calculate the factor called cell constant L by A। ठीक, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सेल कांस्टेंट टू ऑब्जर्व कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट हो जाएगा कंडक्टिविटी बाय कंडक्टेंस। अब यहाँ देखो
conductors are two types, metallic conductor और electrolytic conductor. Metallic means किसी मेटल में करंट को पास करना, जैसे सिल्वर, कॉपर, जिंक, आयरन, इसमें पास करना. और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर मींस किसी भी वाटर के अंदर आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो, जैसे नमक डाल दिया, कॉपर सल्फेट डाल दिया, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल करके करंट को पास कर रहे हैं. तो मेटलिक कंडक्टिविटी तो फिजिक्स में कैलकुलेट करते हैं अपन, और यहाँ पर हमें करना है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, यानी किसी भी कंपाउंड की, आयनिक कंपाउंड की कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है पानी में डाल करके. तो ये है हमारे केमिस्ट्री में. ठीक, देखो जरा हमने डेफिनेशन दे रखी है मेटलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, जिसमें बताया अभी आपको. ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के हो गए, टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग मींस कंप्लीटली डिसोशिएट इन अ सॉल्यूशन, इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. और वीक इलेक्ट्रोलाइट मींस इनकम्प्लीट डिसोशिएट, तो उसको कहते हैं अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मींस ये देखो, इलेक्ट्रोलाइट मींस कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वा सॉल्यूशन, और जैसे ऑल सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड बेस. वीक इलेक्ट्रोलाइट मींस व्हिच आर नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन द एक्वा सॉल्यूशन, पूरा नहीं टूटे, हमने 100 मॉलिक्यूल डाले 80 ही ब्रेक हुए, 20 बच गए अंदर, तो वो कहलाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. अब यहाँ देखो दोनों में डिफरेंस दे रखा है, ये पढ़ लेते हैं अपन. मेटलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो बाय मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो बाय द मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से, वो फ्री आयंस की वजह से. नो केमिकल चेंज अकर्स, यहां पर हो जाएगा आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड एट द इलेक्ट्रॉन्स. इट डज नॉट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एनी मैटर ड्यूरिंग द करंट फ्लो. यहां पर कोई ट्रांसफर नहीं होता है, जैसे कॉपर का वायर है, उसको कुछ भी चीज ट्रांसफर नहीं, इलेक्ट्रॉन जाता रहेगा. पर यहां पर क्या होगा, इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मैटर इन द फॉर्म ऑफ आयंस, डिपोजिशन होता है ना इसमें, तो आयंस का ट्रांसफर होगा, और वायर में नहीं होता है. यहां पर ओम्स लॉ इज फॉलो, ओम्स लॉ इज फॉलो, इसमें भी होता है दोनों में. देन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेंपरेचर, टेंपरेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है. यहां रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेंपरेचर, ये बात याद रखनी. जो इसका ये वाला पॉइंट है ना, उस पे क्वेश्चन बनता है, यानी टेंपरेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस का क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज, ये पूछते हैं. फैराडे लॉ इज नॉट फॉलो, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज फॉलो. ठीक है, चलो आगे. नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ द आयनिक सॉल्यूशंस. यानी अभी अपन ने बात करी, किसी भी ग्लास के या बीकर के अंदर अपन ने वाटर लिया और उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, अब उसकी कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, यानी यहां से यहां तक की करंट लाने ले जाने का काम सॉल्यूशन से हो रहा है, पानी से हो रहा है. जैसे बहुत सी बार तो बारिश आ रही है, तो दीवार पे अगर वायर टच हो जाए, दीवार अगर गीली है तो पूरे में करंट आने लगता है. और अगर बाय द वे अभी समर के टाइम में बहुत गर्मी पड़ रही है, तो दीवार सूख जाती है, करंट नहीं आता उसमें. पर बारिश के दिनों में करंट आने लगता है, या कहीं कहीं अर्थिंग नहीं है तो लाइट वाइट चल जाती है, इस तरह से. ठीक है, तो ये किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से. ठीक है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जैसे सेल दे रखा है, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंडक्टिविटी सेल. तो ये कंडक्टिविटी सेल दे रखा है, जिसकी वजह से कैलकुलेट कर. तो ये प्लेटिनम और ये प्लेटिनम, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस भी यहां पर वेरी करती है. ये प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड है, ये प्लेटिनाइज्ड पीटी इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. एक सेल ये दे रखा है, ये सिलिंड्रिकल फॉर्मेट में दे रखा है. इससे अपन किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं. देखो जरा, द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आयनिक सॉल्यूशन we face two problems. Passing direct current DC changes the composition of the solutions, and solution cannot be connected to the bridge like the metallic wire or other solid conductor. ये दो प्रॉब्लम है, इसको भी याद रखना है. ठीक है, the first difficulty resolved by the using the alternating current. तो DC के लिए कौन सा करंट यूज करेंगे, AC, source of power. ठीक है, and the second problem is solved using by the specially designed vessels called conductivity cell. दूसरा इसमें कैलकुलेट करेंगे अपन. is available in several design and two sample shown figure.
ठीक, तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें यहाँ पर R1, R2, R3, R4 और ये सेल कनेक्टिविटी जिसका अपने कैलकुलेट करना वेरिएबल, और ये सारे फिक्स रहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर R इक्वल टू रो L बाई ए, या L बाई ए क्या कह रहा है, सेल कांस्टेंट, जिसको G स्टार से डिनोट कर रहे हैं, पर G स्टार इक्वल टू L बाई ए R कपड़ा। ठीक है, और यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ टू रेजिस्टेंस R3 R4 वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये तो हो गए रेजिस्टेंस, और ये हो जाएगा R1 इज इक्वल टू वेरिएबल और कंडक्टिविटी सेल हैविंग अननोन रेजिस्टेंस R2 है अननोन, ये वेरिएबल, ये दो फिक्स है। तो R2 निकालेंगे, क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू R1 इनटू R4 बाय R3, ये याद रखना है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रिवर्स कंडक्टिविटी कपा इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट बाय R G बाय R। नेक्स्ट है मोलर कंडक्टिविटी, जो अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन ले रहे हैं अपन, सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं वो हम ऐड करेंगे 1 मोल। कितना ऐड करेंगे, 1 मोल। उस पे जो कंडक्टिविटी निकालेंगे वो कहलाएगी मोलर कंडक्टिविटी। बात आ गई क्या समझ में? ठीक, नाम से पता चल रहा है, पहले पता निकाला था कंडक्टिविटी, अब हम अगर उस पे 1 मोल सब्सटेंस ऐड कर देंगे तो हो जाएगी मोलर कंडक्टिविटी। बस इतना सा याद रखना है। तो यहाँ देखो डेफिनेशन में भी इसको लैम्डा m से डिनोट करते हैं। When 1 mole of electrolyte, देखो 1 mole of electrolyte is dissolved in VML and placed between two parallel electrodes having 1 cm distance, the conductivity produced by all the ion is called molar conductance of the solutions। वो क्या हो जाएगी, molar conductance। ये 1 mole लिया इसलिए molar conductance। If the concentration is expressed in mole per liter, किसे डिनोट करें इसे, मोल पर लीटर, इज कॉल्ड द मोलर कंडक्टिविटी। ठीक, अब है मोलर कंडक्टेंस, लैम्डा m स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम सेंट्रोइड क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक, तो ये हो जाएगा लैम्डा कपा इनटू v, तो v 1000 by c। अब लैम्डा की वैल्यू रख देंगे 1000 by c, लैम्डा m 1000 by c इनटू कपा, ये इसका फार्मूला हो गया, याद रखना, इसमें न्यूमेरिकल आता है। फिर इसकी यूनिट देखो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल पर सेंटीमीटर क्यूब दिया जाएगा, इसमें मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल प्लस, तो ऐसा यूनिट इसकी पूछते हैं यार। नेक्स्ट आता है आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस। अब आता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट का मतलब है हमने अगर किसी सॉल्यूशन में 1 मोल रिलोड करते हैं, ऐड करते हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी। अब हम सॉल्यूशंस में, इस सॉल्वेंट में 1 इक्विवेलेंट ग्राम वेट अगर डालेंगे इसमें, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहलाएगी। तो 1 इक्विवेलेंट मींस नंबर ऑफ आयंस की यहाँ पर, जैसे HCl है तो मोलर और सेम हो जाएगा, H2SO है तो अलग अलग जाएगा, ध्यान रखना। यहाँ देखो 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट of an electrolyte is dissolved in volume VML placed between two parallel electrodes having 1 cm distance, then the conductance produced by all ion is called equivalent conductance। ये क्या कहलाता है, equivalent conductance। सारी चीज सेम है, केवल हमको यहाँ पर लैम्डा EQ लिखना है, ये लिखा हुआ है, इसकी जगह EQ लिखना, ध्यान रखना। एनसीईआरटी में EQ दे रखा है। फिर पूरी वैल्यू एज इट इज आ जाएगा, ओम मीटर इनवर्स से ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, एकदम आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें कंडक्टिविटी निकालने का। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना आप। फैक्टर ऑफ एक्टिंग द मोलर कंडक्टिविटी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड टेंपरेचर। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मींस किस टाइप का है, और कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। कंडक्टिविटी ऑफ, ये इसमें क्वेश्चन बनता है इनडायरेक्टली, जो आपके एसएसएल जैसे में क्वेश्चन बनता है ना, वो इसी से बनते हैं। Conductivity of electrolytes depend upon the number of ions present in the solutions. Number of ions depend upon the nature of electrolytes. The more number of ions in the solution,
more will be its conductivity because the strong electrolytes ionize completely, therefore the conductivity will be more than that of weak electrolytes. The consideration of the solution. Conductivity of any solution is directly proportional to the number of ions present in it. ठीक, दूसरा देखो, अब ये दे रखा है इसके लिए डायरेक्ट प्रोपोर्शनली चलता है, ठीक। और कोलरॉस गिव इक्वेशंस, ये फिर ग्राफ दे रखा है इसका मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी के यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस C under root C is the acetic acid weak electrolytes and potassium chloride is strong electrolytes। तो strong electrolytes क्या है, कंप्लीटली आयन जल्दी टूट जाएगा, और एसिडिक एसिड क्या है, धीरे धीरे टूटेगा। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहा है इसमें, ठीक। चलो आगे, फिर टेम्परेचर की बात करें तो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी बढ़ती है और मेटल की कम होती है। फिर नेक्स्ट है कोलरॉस लॉ, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। क्या याद रखते हैं एक लाइन की डेफिनेशन, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस इज कॉल्ड कोलरॉस लॉ, ठीक। एक लाइन की डेफिनेशन याद रखेंगे तो काम हो जाएगा हमारा, एक नंबर पूछा है तो। यहां देखो कोलरॉस लॉ इज shows the Kohlrausch law, independent migration of ions। क्या लिखा हुआ देखो, according to this law the molar conductivity of any electrolytes and infinite dilation is equal to the sum of molar conductivity of the ion present in it। lambda is equal to V plus lambda infinite plus और V minus is equal to lambda infinite minus। तो lambda plus infinite और ये क्या करेगा, molar conductivity पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की एट इनफाइनाइट डायल्यूशंस, और V प्लस और V माइनस क्या कर रहे हैं, द नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आर आयंस प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे यहां देखो NaCl में क्या है, प्लस और माइनस दोनों कितने, एक एक। MgCl2 में प्लस तो कितना है, मैग्नीशियम 1 और क्लोरीन कितने हैं, 2। इसी तरह से इसको ब्रेक कर रहे हैं, Na+ NaCl को Na+ और Cl- में NiNO3 को इस तरह से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना डेफिनेशंस। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछे तो ये लिखना है, कोलरॉस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। फिर एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ, ये कहां कहां यूज हो सकता है वो याद रखना है। यूजिंग कोलरॉस लॉ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, माइग्रेशन पता कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट lambda m फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर E नॉट lambda नॉट इन यूजुअल आयंस for weak electrolytes like acetic acid. It is possible to determine the value of dissolution constant once we know lambda naught or lambda, calculate degree of ionization and ionization constant for weak electrolytes। ये K is equal to C alpha square 1 minus alpha, ये इसका न्यूमेरिकल दे रखा है इस पे कोलरॉस लॉ पे। फिर एक और न्यूमेरिकल दे रखा है कोलरॉस लॉ पे, दोनों को पॉज करके आपको नोट करना है। फिर एक न्यूमेरिकल और ये दे रखा है, देखो इसमें तीनों चीजें निकालनी है, डिग्री ऑफ डिसीजन, मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आया वो क्वेश्चन है ये बोर्ड में, ठीक। नेक्स्ट है फैराडे लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। फैराडे ने ये कहा था, देखो अगर ये इलेक्ट्रोलाइट्स लिया हमने, फिक्स ले लिया कॉपर, इसमें अगर हम करंट पास कर रहे हैं 1 2 3 4, अगर हमने मान लो 1 एम्पीयर करंट पास किया, 2 एम्पीयर पास किया, 3 एम्पीयर, जितना ज्यादा करंट पास होगा उसका डिपोजिशन ज्यादा होता जाएगा। पास होने लगे तो करंट के डिपोजिशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया। अब हमने क्या किया, 3 सेल ले लिए, 1 2 3, और तीनों में मेटल अलग अलग है, और करंट अगर एक जैसा पास कर रहे हैं तो मेटल के ईएमएफ के हिसाब से डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन अलग हो जाएगा। सेल अलग ले लिए, करंट एक ले लिया, और सेल एक ही लिया, करंट अलग ले लिया, तो दो कंडीशन हो गए। इन दोनों के ऊपर ये फैराडे फर्स्ट और फैराडे सेकंड हो गए। हमको सिंपल सा याद रखना है, सिंपल समझ आ जाएगा तो लिखी हुई चीज समझ आ जाएगी। तो देखो जरा सीधा पूछते ध्यान रखना, ये अभी एमपी बोर्ड में पूछा था, आरबीसी में और सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फैराडे फर्स्ट लॉ, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछा था।
it states that the amount of any substance that liberated electron, किसी भी amount of substance liberated electron during electrolysis directly proportional to quantity of electricity. जितनी ज्यादा क्वांटिटी पास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की उतना ही लिबरेशन ज्यादा होगा. पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को जितना करंट पास करेंगे उतना जल्दी होगा. जैसे मोबाइल के चार्जर आते हैं ना आजकल, फास्ट चार्जर, स्लो चार्जर, तो चार्जर फास्ट लगाएंगे तो जल्दी चार्ज हो जाएगा. वही वाली बात है यहाँ पर. तो Q डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू W डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q is current in ampere into time in second. Q is equal to I into T. तो W is equal to IT, इसको लिखेंगे W is equal to Z IT. ये एक नंबर पूछा हुआ है, ठीक है. Z is constant, electrochemical equivalent and characteristic of substance of deposited. Faraday constant, Faraday constant कितना है 96500 कूलम पर होगा. ठीक, चलो आगे. नेक्स्ट है फिर सेकंड लो. सेकंड लो क्या कहता है, it states that when the same amount of electricity is passed through different electrolytes, amount of a different substance deposited or liberated at the direct proportional to equivalent weight. किसके? equivalent weight of substance. जैसे मान लो कॉपर लिया, आयरन लिया, एल्यूमिनियम लिया, अलग-अलग आ जाएगा बस. ठीक है, ये इस पे न्यूमेरिकल दे रखा है. देखो एक न्यूमेरिकल इस पे है और एक न्यूमेरिकल ये इसके ऊपर है. दोनों न्यूमेरिकल देखे आप. ठीक है, न्यूमेरिकल आते हैं इस पे. नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी किसी भी चीज में इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, कैथोड पर एनोड पर अलग आएगा. उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर. कैथोड और एनोड का प्रोडक्ट अलग आएगा. तो यहाँ देखो product of electrolysis depend upon the nature of material being electrolyzed, types of electrolytes being used. हम जो यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा. if the electron is inert, जैसे platinum और gold अगर लिया तो it does not participate in the chemical reactions and act only source या फिर sink of electrolytes. On the other hand, if the electrolyte is reactive, it participates in the electrons reactions. The produce of electrolysis may be different for the reactive and inactive electrolyte. The product of the electrolysis depend upon the different oxidizing reducing species present in the electrolytic cell and then their respective electron potential. ठीक, ये इसकी टेबल में लिखी है. चलो सेकंड, इसका थर्ड पोर्शन पर आ जाता है. दो पोर्शन हो गए, पहला लिनियर सेल हो गया, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया और अब बैटरीज. लास्ट पोर्शन इस चैप्टर का बैटरीज में से एक क्वेश्चन बनता है. तीन पोर्शन है, तीनों में से एक क्वेश्चन सेल में से बनता है, फिर ये कंडक्टेंस कैटेगरी से बनता है, कोलोस्ट्रॉल से बनता है, ये इसका, और लास्ट वाला बैटरी वाला. तीनों में से एक क्वेश्चन बनता है और अपने पेपर में तीन क्वेश्चन तो पक्के आने ही आने. ठीक है, तो याद रखना है. बैटरीज देखो, सबसे पहले से बैटरीज, बैटरी मींस the number if a number of cells are connected in the series or arrangement is called the batteries. It is a basically galvanic cell. Physical chemical energy of redox reaction converted into electrical energy. Chemical से electrical energy. इसे अपन सेल कहते हैं, बैटरी कहते हैं. अब दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी कौन सी? यूज एंड थ्रो, जिसे एक बार यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी बैटरी. जिसे रिचार्ज कर सकते हैं, सेकेंडरी बैटरी. प्राइमरी बैटरी में अपना सेल है ड्राई सेल. एग्जांपल कौन सा है? ड्राई सेल, शुष्क सेल हिंदी में कहते हैं. और सेकेंडरी बैटरी में लेड स्टोरेज बैटरी, जो कार, स्कूटर, बाइक की बैटरी आती है वो. हाँ, लिथियम बैटरी, ये सारी कौन सी बैटरी है? सेकेंडरी, जिनको चार्ज कर सकते हैं. तो ये देखो प्राइमरी बैटरी के अंदर यहाँ ये ध्यान रखना है, ये जो बीच में रखा हुआ है वो है कैथोड, कार्बन नोड है. ये जिंक का कप होता है, जिंक वर्क एज एनोड. इसमें क्वेश्चन आया हुआ है MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक यहाँ पर रहता है और इसमें अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट यहाँ पर. ठीक, तो इसमें जैसे इसको अटैच करेंगे करंट चालू हो जाएगा. तो ये कैथोड है, ये एनोड है. इसमें कमर्शियल ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ द ग्रेफाइट कार्बन एंड कैथोड इज अ जिंक. देखो ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ ग्रेफाइट कार्बन कैथोड और जिंक एज ए कंटेनर एज ए एनोड. तो जिंक एनोड है, ये कैथोड है. ठीक है, चलो आगे. ये इसकी रिएक्शन लिखी हुई है, एनोड ऑक्सीडेशन जिंक और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है.
और कैथोड पर कौन सी हो रही है MnO2 प्लस अमोनियम प्लस गेन इलेक्ट्रॉन MnOH और अमोनियम। ठीक है, इसी तरह आप देखो सेल को रोक टच करके देखते हैं टंग पर तो वो थोड़ा सा तीखा तीखा लगता है, अमोनिया की वजह से लगता है ना। तो अगर अमोनिया जैसा टेस्ट आ रहा है तो चालू से कुछ टेस्ट नहीं आ रहा इसका तो खराब हो गया, ऐसा कुछ रहता है उसमें। ठीक है, और इस सेल का सेल पोटेंशियल आता है 1.25 टू 1.5, ये याद रखना। ठीक है, चलो अगला है मरकरी सेल, जिसको पोटेंशियल भी बोलते हैं। हमारे घड़ी वगैरह में सब में ये सेल आता है। यहाँ देखो इसमें ये कैथोड, ये एनोड के, एनोड ऊपर की तरफ है, कैथोड नीचे की तरफ है। गैस्केट जो इससे बना हुआ है ये सेपरेट, दोनों को सेपरेट करने के लिए येलो लाइन लिखी हुई। ये ब्लू वाला तो आपका कैथोड है, रेड वाला एनोड है और ये सेपरेट लाइन है। इसे कॉमन यूज ऑफ मरकरी सेल, द रिड्यूसिंग एजेंट इज द जिंक एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द मरकरी। इसमें ये क्वेश्चन बनता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फॉर्म में। तो इसकी इक्वेशन देखो, एनोड पर जिंक अमलगम ट्वाइस ZnO H2 इलेक्ट्रॉन लूज 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन गेन, ओवरऑल रिएक्शन ये हो गई। और इसका सेल पोटेंशियल याद रखना है 1.35 वोल्ट। फिर है सेकेंडरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी कौन सी, लेड स्टोरेज बैटरी। तो ये लेड स्टोरेज बैटरी दे रखी है, इसमें अपने को याद रखना है 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक होता है लेड का, एक होता है PbO2 लेड ऑक्साइड का, लेड डाइऑक्साइड का। तो लेड का बता रखा व्हाइट वाला और Pb का बता रखा PbO2 का ब्लैक वाला। तो ये कितने सेल हो गए यहाँ पर 1 2 3, 3 सेल हो गए। इसका मतलब कि 6 वोल्ट की हो गई, 2 वोल्ट की एक होती है, 2 2 4 6 वोल्ट की होती है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में डायोड डिस्ट्रीब्यूटर भर रखा है। ठीक है, अब इसको अपन देखते हैं एनोड पर कौन सी रिएक्शन है, कैथोड पर कौन सी है। देखो जरा यहाँ पर एनोड पर PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, Pb और SO4 में कन्वर्ट हो गया। ये है बैटरी, यहाँ देखना व्हेन बैटरी इज डिलीवर करंट, जब करंट मिल रहा है तब, और डिस्चार्जिंग दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज, हम जब यूज कर रहे हैं तब की बात है। और कैथोड होता है PbO2 SO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये। तो यहाँ और इन दोनों का ओवरऑल लिखेंगे तो Pb प्लस PbO2 ट्वाइस SO4 PbSO4, तो ये डिस्चार्ज हो रही है। यही रिएक्शंस अगर चार्जिंग में आएगी तो ऑपोजिट आ जाएगी। देखो जरा यहाँ पर, तो ये आ रहा है Pb प्लस PbO2 H2 के साथ रिएक्शन करके PbSO4 में डिसॉल्व हो गई, और ये 2.041 वोल्ट एक सेल करता है। 1 2 3 सेल, इसका मतलब कितना हो गया 6। ठीक है, ऐसे। और ये इसकी अपोजिट रिएक्शन देखो, ये लिखा हुआ है सेल इलेक्ट्रिकल करंट इज सप्लाइड it from the external source, the electron reaction on reverse then occurs during discharge। इस रिएक्शन का ही अपोजिट है, जरा ध्यान से देखो, इस रिएक्शन का ही अपोजिट है PbSO4 H2O Pb प्लस, ये प्लेटें वापस से बनने लग जाएगी। एग्जाम में पक्का याद रखना, ये 2 नंबर या 3 नंबर में पूछते हैं कुछ क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पर नेक्स्ट है निकल कैडमियम सेल, जिसमें निकल और कैडमियम द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द रिचार्जेबल NiCd बैटरीज। कंसेप्ट ये होती है वो वाली जो फोटोग्राफ वाले के पास होती है ना, चार्जिंग बैटरी, वैसे से लेते हैं चार्जिंग सेल आते हैं निकल कैडमियम बैटरी। ठीक है, CdCl सप्लाई द एक्सट्रीमली हाई करंट के अंदर रिचार्जेबल रैपिडली। ठीक है, इसकी इक्वेशन देखो, Cd प्लस 5OH gives to Cd OH twice 2 electron lose oxidation reactions, then NiO2 gives plus 2H2O get 2 electron, NiOH twice OH दोनों को ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। ठीक, ये रिएक्शन याद रखनी है अपने को, इसकी मेन रिएक्शन याद रखनी है। चलो नेक्स्ट है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल जो कि अपोलो स्पेस में यूज हो रहा है, सेल जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से करंट जनरेट करना और साथ में साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा अपने को वाटर। तो ये जो एरोनॉटिक्स जितने भी हैं स्पेस में जाते हैं वो यही वाला सेल यूज करते हैं, करंट भी मिल जाता है, पीने के लिए पानी भी मिल जाता है। ठीक है, ये सेल यूज करते हैं। यहाँ देखो, ये हाइड्रोजन गैस, ये ऑक्सीजन गैस, ये कैथोड पर, ये एनोड पर, दोनों की रिएक्शन होकर के वाटर रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो अपने को एनोड और कैथोड की याद रखनी है। रिएक्शन एनोड पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन, और कैथोड पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, और ओवरऑल रिएक्शन 2H2 + O2 twice H2। ये याद रखना। इसका एडवांटेज देखा है, द फ्यूल सेल convert the energy of the fuel directly into electricity, and while the conventional method the generating the electricity by burning hydrogen carbon, fuel
and first convert fuels to thermal energy, then into the electrical energy through the theoretically. ठीक है, 100% दे रखा है, efficiency दे रखी है. Then hydrogen economy, it is a proposed system of delivering energy using the hydrogen. A hydrogen economy was proposed by the University of Macquarie to solve some of the negative effects of the using hydrocarbon fuels with the carbon and release to the atmosphere. यानी कम से कम हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है आपको. कुल मिला के ये लिखा हुआ है. चलो आगे चलते हैं, इस पे क्वेश्चन दे रखे हैं. और लास्ट टॉपिक, लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑफ दिस चैप्टर, corrosion. Corrosion means rusting of iron. हम ये जानते हैं रस्ट होने के लिए एयर और वाटर चाहिए और आयरन, तीनों चीजें होगी तो रस्ट हो जाएगा. तो याद रखो, ये रस्टिंग का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 ड्रॉप H2O, वाटर ड्रॉप्स जैसे टच होगी तो यहाँ रिएक्शन क्या हो रही है, Fe कन्वर्टेड टू Fe2+ और लूज 2 इलेक्ट्रॉन. और ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन को गेन करके 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2O बना रही है, 2H2 मिलकर के ये 4OH कन्वर्ट हो रहा है. तो इस तरह से ये corrosion की reactions. Factor affecting the corrosion, ये याद रखना है. Factor which promote the corrosion, reactivity of metal, presence of impurities, presence of air moistures, and strength in metals, presence of electrolytes. rusting की equation ये main है, ये पूछते हैं अपने से एग्जाम में. Fe Fe2+ या Fe आएगा, printing mistake है, plus 2 electrons and CO2+ H2O H. तो इस तरह से इस इक्वेशंस को अपने को याद रखनी है बच्चों. ओवरऑल इक्वेशन corrosion की ये है, Fe12H+ half O2 Fe2+ और वाटर. रस्टिंग से भी करंट जनरेट होता है, वो कितना है 1.67. अपने DNSL से भी ज्यादा करंट जनरेट होता है. DNSL में कितना होता है 1.1 वोल्ट और इसमें 1.67 ज्यादा वोल्ट रेट हुआ है, पर हम इसको कलेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, फेलियर ऑफ प्रोडक्शंस, इसको कैसे कर सकते हैं अपन, गैल्वेनाइजेशंस कलर करके corrosion से बचा सकते हैं. चलिए, तो ये इसके क्वेश्चंस हैं और ये इसके कुछ लर्निंग. चेक 2, स्टेट 2 एडवांटेज ऑफ ऑटो फ्यूल्स, ऑर्डिनरी इसके एडवांटेज बताना और ऑर्डिनरी एंड स्टेट द कोलब्रुक लॉ. फिर व्हाट इज द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी इन फ्यूल्स है, नेम द मेटल दैट कैन बी यूज्ड इन कैथोडिक प्रोडक्शन ऑफ आयरन. इट इज द मोर एक्टिव और लेस एक्टिव देन आयरन. ठीक, ये क्वेश्चंस करना है बच्चों. तो आज का ये चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ. ये चैप्टर में कम से कम 15 दिन पढ़ने का, 15 से 20 दिन, बट मैंने इसको 1 आवर्स में समराइज करने की कोशिश की है. इसको पढ़ना, देखना और साथ के साथ क्वेश्चन भी करना, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों से. हो सकता है आपके काम का नहीं, पर आपके किसी फ्रेंड के काम का हो सकता है. ये जो जिसके पास पढ़ने का कुछ भी मटेरियल नहीं है उसको आप सेंड करें, एक दूसरे की हेल्प करें. गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक.